हेलो स्टूडेंट्स। आज से एक नई सीरीज़ हम लोग शुरू करते हैं। इस चैनल की हमारी ये पहली वीडियो है और क्लास 10th का जो ये हमारा चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके न्यूमेरिकल्स को हम प्रैक्टिस करेंगे। आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे डेली के 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें। तो मैंने सोचा है कि फ़िलहाल हम ये करेंगे कि एक दिन हम साइंस के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन हम मैथ्स के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। फ़िलहाल शुरुआत में हम 5 क्वेश्चंस पर डे डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि अगर इनसफिशिएंट रहता है तो फिर हम इसको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम बढ़ा सकें। फ़िलहाल ये ऐसे स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स 2026 में अपीयर होने वाले हैं, 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम्स जो देंगे, ऐसे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये साइंस की ये सीरीज़ है, साइंस और मैथ्स की रहेगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास आर 2.25 into 10 raised to the power 8 meter per second and 2.0 into 10 raised to the power 8 meter per second रिस्पेक्टिवली अगर लिखा है इसका मतलब जैसे यहाँ पे दो स्पीड दिए हैं ग्लास में और वाटर में लाइट की, ठीक है। तो जो पहले दिया है, जैसे वाटर पहले दिया है तो जो स्पीड पहले है वो वाटर की स्पीड होगी और बाद में ग्लास दिया है तो जो स्पीड बाद में दी है वो ग्लास की होगी। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। हमें वाटर का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है वाटर के रिस्पेक्ट में और फिर ग्लास का ही कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है किससे? स्मॉल लेटर सी से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो यहाँ पे हमें एक तो वाटर में दी है स्पीड, ग्लास में दी है, एयर का भी पूछा है तो एयर का भी पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में दिया रहेगा, कई बार क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहेगा। नहीं दिया है तो हमें याद होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले एयर में लाइट की स्पीड, तो सी का मतलब लाइट की स्पीड, ए से मैंने लिख दिया एयर के लिए। तो एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतना होती है। फिर हमें वाटर में कितनी दी है, इसको लिख रहा हूँ मैं सी डब्ल्यू से। यह 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर तीसरा हमें दिया है ग्लास में सी जी, ठीक है। सी मतलब लाइट की स्पीड, जी ग्लास, ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कह रहा है कि ग्लास का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। कभी भी अगर जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से। किसका निकालना है? ग्लास का। तो जिसका भी निकालना है वो लिखो बाद में। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? वाटर के रिस्पेक्ट में, वो लिखो पहले, ठीक है। एन से पहले थोड़ा छोटा सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, मतलब छोटा थोड़ा नीचे की तरफ। जैसे हम वो लिखते हैं ना, एटॉमिक नंबर लिखते हैं। जैसे ये एटम है तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा, मान लो 20 है, 40 क्या है, एटॉमिक मास नंबर कैल्शियम का होता है जो, तो वैसे छोटा करके लिखना है। तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि आप बाद वाले यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, पहले वाले यानी वाटर की रिस्पेक्ट में। अब फॉर्मूला क्या कहता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उस मीडियम में लाइट की स्पीड आप नीचे रखोगे। तो क्योंकि आप ग्लास का निकाल रहे हो तो ग्लास में लाइट की स्पीड नीचे लिखोगे। जिसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जो कि यहाँ पर वाटर है, उसमें लाइट की स्पीड आप ऊपर रखोगे यानी न्यूमरेटर में, ठीक है। आओ ज़रा देखें सी डब्ल्यू कितना दिया है हमें। सी डब्ल्यू दिया है हमें 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 और सी जी कितना है हमारा? सी जी है 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। अब 10 रेज़ टू द पावर 8 10 रेज़ टू द पावर 8 को कैंसिल कर देगा और आपके पास रह जाता 2.25 डिवाइडेड बाय
जो कि हो जाएगा 1.125। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि रेशियो है, और रेशियो हमेशा सेम यूनिट ऑफ फिजिकल, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी सेम यूनिट हो उनका निकाला जाता है। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो कभी भी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो रेशियो को शो कर रही होती हैं उनकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। तो ये आंसर हमारा सिर्फ 1.125 ही लिखा जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। आ जाओ, फिर क्या कह रहा है कि ग्लास का ही निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में। तो ग्लास का निकालना है बाद में लिखेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है पहले लिखेंगे। अब एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ये न्यूमरेटर में लाइट की स्पीड इसमें आ जाएगी, और ग्लास में लाइट की स्पीड नीचे लिखी जाएगी। सी ए कितना है, 3 × 10⁸ है। सी जी कितना है, 2 × 10⁸ है। ठीक है, 10⁸ ये दोनों कट जाएंगे, बच गया आपके पास 3/2, जो कि हो जाएगा 1.5। ठीक है, यूनिट नहीं लिखनी क्योंकि यूनिट नहीं होती है। यही हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द रिफ्रैक्शन। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Find the angle of refraction and refractive index of medium B relative to medium A in the following figure. Which of the medium is denser and why? Okay, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है मीडियम बी का, और ये भी पूछा गया है कि विच मीडियम इज़ डेंसर। सो यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, पहले डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में ये हमारा मीडियम ए है, यहाँ नीचे के डायरेक्शन में हमारे पास ये मीडियम बी है। इन दोनों मीडियम को, ये दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाली जो लाइन है इसे कहते हैं बाउंड्री लेयर। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, बाउंड्री लेयर पे परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, अब देखो ज़रा, यहाँ पर हमें ये जो एंगल दिया गया है 45 डिग्री का एंगल दिया गया है, और यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री का दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि क्या निकालना है हमें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। देखो यहाँ पर कुछ बातें समझ लेते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक है मीडियम ए और एक है मीडियम बी। मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट ने एंटर किया, तो ये जो लाइट रे मीडियम ए से इस बाउंड्री लेयर को टच कर रही है, या मतलब इससे एंटर कर रही है सेकंड मीडियम में, इसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे है जो दूसरे मीडियम में जाके ये बेंड हो गई है, मतलब अपने पाथ से। होना क्या था कि लाइट रे क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो इसे इस लाइन में चलना था आगे। ठीक है, पर ये बेंड हो गई, मुड़ गई। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये जो लाइट रे एंटर कर रही है इसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे, और जो रिफ्रैक्ट हो गई है, मतलब अपने पाथ से भटक कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है मीडियम बी में, इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, जितने भी एंगल हम मेज़र करते हैं, ये ध्यान रखना है कि एंगल मेज़रमेंट हमेशा, क्योंकि नॉर्मल क्यों बनाया गया, नॉर्मल बनाया इसलिए ताकि हम इससे एंगल मेज़र करें। तो इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो ये जो एंगल है दिस इज़ आई, और ये जो एंगल है दिस इज़ आर। आई क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आर क्या है, यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर यहाँ मिरर होता तो यहाँ होता एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिप्रेजेंट दोनों ही स्मॉल आर से किए जाते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे स्नेल ने क्या बताया कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, तो जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है हम उसके रिस्पेक्ट में, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के रिस्पेक्ट में जिसमें वो पहले थी, बाद में जिसमें एंटर किए उसका निकलेगा, जिसमें पहले थी उसके रिस्पेक्ट में निकलेगा।
तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं इस तरह से, और इसके लिए उन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, और उन्होंने कहा कि जो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर है रिफ्रैक्शन के लिए, साइन डिवाइडेड बाय साइन आर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यही क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ताकि हम ये पता लगा सकें कि आखिर रिफ्रैक्शन हुआ कितना है। ठीक, अब अगर मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 हो, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, स्मॉल एन से। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब मीडियम बी, जिसमें बाद में एंटर की है, बी कैसा होगा, डेंसर होगा। ठीक, अगर एन छोटा है 1 से तो फिर ए डेंसर होगा, मतलब जिस मीडियम से वो आई है, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, मतलब जो यहाँ पर मीडियम ए है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एंगल कैलकुलेट करने हैं किसके रिस्पेक्ट, किसके अलोंग, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल में क्या एंगल होगा। अब देखो नॉर्मल तो क्या होता है, नॉर्मल तो आपका परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आई कितना हो गया है, आई हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखो, और यहाँ पर देखो फिर ये पूरा 90 डिग्री और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि आपका आर कितना हो गया है, 60 डिग्री। तो पहला आंसर आपका यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि उसने सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज़ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ आर, और आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 60 डिग्री। दूसरा कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी का निकलेगा मीडियम ए के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का निकल रहा है तो बाद में लिखेंगे, ए के रिस्पेक्ट में निकल रहा है पहले लिखेंगे। कैसा होएगा ये, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जिस मीडियम में एंटर किया उसका निकलेगा। हम उल्टा भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट चाहिए होगी, तो दोनों डिफरेंट मीडियम है। तो साइन आई कितना था आपका, 45 डिग्री था, तो ये साइन 45 हो गया। आर कितना है आपका, 60 डिग्री है, तो ये साइन 60 हो गया। वैल्यूज पुट कर लो, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है आपका √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बाहर वालों को अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका ए के रिस्पेक्ट में बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1/√2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 से। अब यहाँ पे एक बात समझो कि अगर यहाँ कॉर्नर में बता रहा हूँ, अगर आपको √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 दिया जाए तो आप क्या लिख सकते हो उसको, या ऐसे लिखो, अगर आपको √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 दिया जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और पेयर बनती है आपको पता है कि आप स्क्वायर रूट के साइन के बाहर लिख देते हो, यानी कि वो वैल्यू एज अ होल आ जाएगी, रूट में नहीं रहेगी। तो अब अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो 2 को भी आप ऐसे लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो यही मैं करूँगा कि इस √2 को मैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 लिख देता हूँ। तो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/√2 इंटू में √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइडेड बाय √3। अब एक √2 कैंसिल कर देगा, तो आपका आंसर आया, ऊपर भी √2 नीचे भी √2, रूट कॉमन आ जाएगा, मतलब दोनों की पावर सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ये आ गया आपका सेकंड आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। फिर पूछ रहा है कि कौन सा मीडियम डेंसर होगा। अब यहाँ ध्यान से समझो, आपका न्यूमरेटर बड़ा है, यानी आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड कर रहे हो, तो सीधी सी बात है, अगर कोई मान लो 2 रुपये हैं, 3 लोगों में बटेंगे तो एक एक तो मिलेगा नहीं सबको, एक से कम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो अंदर जो वैल्यू है ये वैल्यू एक से छोटी है, और एक से छोटी वैल्यू को अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो और छोटी वैल्यू आती है। तो इसका मतलब
आपकी ये वैल्यू जो है, यानी आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेस देन 1 है। इसका मतलब आपका मीडियम ए कैसा होगा, डेंसर होगा। ठीक है, तो आपके तीनों आंसर आ गए। उसने पूछा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन क्या है, तो आपका आया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आया। फिर उसने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आपका आ गया √2/√3 यानी कि √2/3। फिर उसने पूछा कौन सा मीडियम डेंसर है, तो वो आपका मीडियम ए है। ठीक है, ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर forms a real image of size double that of the object. Find the focal length of the mirror. ओके, अब यहाँ पे कुछ बातें हमें समझनी होंगी। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है कि जो डिस्टेंस है, एक सेकेंड, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और यू हमेशा कैसा होता है, निगेटिव। तो यू आ गया आपके पास -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेगेटिव क्यों होता है, चलो ये समझ लेते हैं पहले। होता क्या है कि अगर मान लो ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये पीछे पॉलिश हो रखी है, तो ये मान लो कि ये, इसे आप रूल मान लो या एक कस्टम मान लो, मतलब आप कह सकते हो कि फिज़िक्स का एक रिवाज है कि आपने ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ़्ट में लेना है। लाइट यहाँ से जाएगी, अब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट में लिया जाएगा, और लेफ़्ट की वैल्यूज़ कैसी होती है, निगेटिव होती है, अगर आपने साइन कन्वेंशन पढ़ी हो। राइट की वैल्यूज़ कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अप साइड आप देखोगे तो ये वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके, और जो डाउनवर्ड होंगी वो नेगेटिव होती हैं। अब क्योंकि यू हमेशा, ये डिस्टेंस है ना यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये लेफ़्ट में है, यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। उसने दे रखा है कि ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये यू की वैल्यू कितनी हो गई, -25 सेंटीमीटर हो गई। दूसरा क्या कह रहा है कि रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। अब रियल इमेज फॉर्म करने का मतलब ये है कि जो रियल इमेज होती है ना, यहाँ ध्यान दो, रियल इमेज हमेशा कैसी रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। ये डेटा एक्सपेरिमेंटल है कि रियल इमेज हमेशा कैसी रहती है, इन्वर्टेड रहती है। रियल इमेज कौन होती है, जो विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, आप इसे स्क्रीन पे ले सकते हो। ऐसी इमेजेस को आप क्या कहते हो, रियल इमेज कहते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी इमेज जिसे स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सके उसे हम कहते हैं रियल इमेज। ये इन्वर्टेड होती है। इसके एम की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। निगेटिव क्यों होती है, क्योंकि जो एम है, एम जो होता है ये कितना होता है, h'/h। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो HI/HO। h' या HI जो भी आप लिखते हो, इसका मतलब है कि साइज़ क्या है इमेज का, साइज़ ऑफ इमेज। ठीक है, एक सेकेंड, इमेज का साइज़ क्या है, ठीक है ना। और HO या H जो भी कहो, ये है साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो आपने प्लेस किया, जिसकी आप इमेज देखना चाह रहे हो। अब अगर रियल इमेज इन्वर्टेड है तो नीचे की डायरेक्शन में होगी, जैसे ये दिख रहा है हमें, नीचे की डायरेक्शन में क्या हो गया, निगेटिव, है ना। तो H' कैसा है आपका, ये निगेटिव है। H हमेशा कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ रखा जाएगा, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव। यानी कि अगर रियल इमेज है तो आपकी m की वैल्यू कैसी रहने वाली है, निगेटिव रहने वाली है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितना दे रखा है, डबल दे रखा है, यानी m कितना है आपका, -2। यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन किसका, इमेज के साइज़ का, जो सेंटीमीटर में रहा होगा। तो अगर सेम यूनिट है, रेशियो निकाला है, तो यूनिट नहीं होती।
अब m की वैल्यू जो होती है वो h डैश बाय एस तो होती ही है, साथ ही मिरर के लिए माइनस वी बाई यू के बराबर भी होती है। मिरर के लिए वी बाई यू के बराबर भी होगी। अगर ये लेंस होता है ना, लेंस होता तो आपका m क्या हो जाता, ये केवल वी बाई यू हो जाता। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये कॉनकेव मिरर है तो मिरर के लिए कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे देखें। अब अगर हम आगे देखें तो वो पूछ रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगी। तो अब हमारे पास u की वैल्यू है, फोकल लेंथ पूछा है, तो जैसे कि हमें पता है कि मिरर फार्मूला में जो मिरर फार्मूला है हमारा, क्या है मिरर फार्मूला, अगर आपको याद है तो मिरर फार्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, काफ़ी ऊपर से आ गया, तो ये f है। तो f को निकालने के लिए आपके पास v और u दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। आपको दे रखी है केवल u की वैल्यू, तो v निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि m इज़ इक्वल टू कितना होता है, m इज़ इक्वल टू होता है माइनस वी बाय यू। m दे रखा है हमें -2, v हमें निकालना है, u दे रखा है -25। माइनस माइनस से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 25 जब लेफ़्ट साइड में जाएगा तो डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25 टू ज़ा 50 सेंटीमीटर। तो v कैसा आया, निगेटिव आया। देखो रियल इमेज थी, रियल इमेज के लिए v कैसा आता है, निगेटिव आता है। वर्चुअल के लिए v कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। अब वैल्यू रख लो 1/f इज इक्वल टू 1/v यानी कि माइनस का 50 प्लस 1/u यानी कि माइनस का 25। कैलकुलेट करो तो आपका 1/f कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, ये हो गया 50 और 25 का एलसीएम 50 आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू कैसी है आपकी, निगेटिव है, 25 निगेटिव है, बीच में प्लस है, माइनस प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 50 1 ज़ा 50 और 25 2 ज़ा 50, वो भी निगेटिव हो गया। तो ये 1/f आपका आ गया -3 डिवाइडेड बाय 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका -3f इज इक्वल टू 50 1 ज़ा 50। तो f आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, f आ जाएगा आपका -50 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करोगे तो -16.67। अब देखो आपको कॉनकेव मिरर दिया था, कॉनकेव मिरर के लिए ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर के लिए f निगेटिव आता है और हमारा भी निगेटिव आया है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। कॉन्वेक्स मिरर दिया होता, ध्यान रखो कॉन्वेक्स मिरर दिया होता, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, जो कुछ भी हो, तो आपका f कैसा होता, f होता पॉजिटिव। कॉनकेव के लिए कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए निगेटिव। f भी और कैपिटल R की वैल्यू भी, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, the next question is a light ray is entering a medium from air as shown in below figure. Find the refractive index of medium with respect to air. अच्छा देखो यहाँ क्या हो रहा है कि अगेन सेम जैसे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं उसी तरह का क्वेश्चन है सेम। तो फिर यहाँ पे एक काम करो कि भैया एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद करके देखो, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो पहले पॉज करके खुद करके देखो। तो आई होप के करके देख लिया होगा इतनी देर में।
अब चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें एंगल यहाँ निकालना है, ठीक है, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में निकालना, नॉर्मल के साथ निकालना। तो ये 60 है तो ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री। यहाँ 45 है तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। तो आई कितना आ रहा है आपका, आई आपका 30 डिग्री आ रहा है। आर कितना आ रहा है आपका, आर आपका 45 डिग्री आ रहा है। आपको निकालना एन, एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम का। तो कितना हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है। अब आई कितना है 30 डिग्री है, आर कितना है 45 डिग्री है। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, ये होता है 1/2। और साइन 45 कितना होता है, ये होता है 1/√2। फिर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर वालों की मल्टीप्लाई। तो एन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे वाली वैल्यूज़ पलट जाएंगी। इससे इसको काटोगे अगेन √2 तो ये आ जाएगा आपका 1/√2, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका। आसान था, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले कर चुके इस तरह का। अब ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। देखो ये जो वैल्यू है अगेन यू दिया है, तो यू कितना है -25 सेंटीमीटर। ये आपको दिया है ऑब्जेक्ट की साइज़, यानी कि एच की वैल्यू दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। अच्छा, अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, मिरर होता तो कॉनकेव होता, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हो आप, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हो, क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करेगा। कन्वर्जिंग ही देखना नेचर में, तो मिरर में कौन सा होता है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर जो होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस है, मैं बता चुका हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा एफ़ कैसा रहेगा, इसका पॉजिटिव रहेगा। एफ़ दिया हुआ है हमें पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, आपको यू दिया हुआ है, आपको एफ़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लेंस फार्मूला यूज़ करो। क्या हो जाता है बार बार इसमें, इसे भी ठीक कर लेते हैं। कॉनकेव यूजिंग लेंस फार्मूला। क्या होता है लेंस फार्मूला, अगर आपको याद हो, ये होता है 1/f इज इक्वल टू, क्या है ये भी अभी देखना पड़ेगा सेटिंग्स में कि कैसे कैसे ये प्रॉब्लम्स ना आए। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना है जी आपका 10 है, v आपको निकालना है, और u आपके पास -25 है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/25। अब इस 25 को इधर ले जाओ, पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, तो 1/v वहाँ पे अकेला रह जाएगा। तो राइट में था, हमने लेफ्ट में ले लिया, बात तो एक ही है तो इक्वल ही। और ये आ जाएगा इधर, एक सेकेंड, 2 नहीं है 1 है, 1/25। अब एलसीएम ले लो तो 50 आ जाएगा, 10 5 ज़ा 25 2 ज़ा, ये 1/v की वैल्यू आ गई, जो कि हो गया 3/50। तो v कितना हो जाएगा आपका 50/3, जो आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर के बराबर। तो फोकल लेंथ आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, v आ गया, तो कहता है पोजीशन निकालो, तो पोजीशन निकल गई आपकी, ठीक है। फिर कहता है साइज़ बताओ, चलो साइज़ निकाल लेते हैं। साइज़ निकालने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैग्नीफिकेशन यूज़ करना है। साइज़ निकालने के लिए हमेशा मैग्नीफिकेशन यूज़ करना है।
तो चलो निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई यू, लेंस के लिए v बाई यू होता है, लेकिन ये क्या होता है h डैश बाय h के भी बराबर होता है। v कितना है आपका, मैं फिर 50/3 ही यूज़ करूँगा, और u है आपका -25, ठीक है। h डैश आपने निकालना है और h आपका 5 है। 25 से ये 2 टाइम्स कट गया तो कितना बच गया, -2/3। इसको उधर ले जाओ, इनटू में जाएगा, h डैश आ जाएगा आपका 2 5 ज़ा 10/3। इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, -3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज की साइज़ इतनी आ जाएगी। क्या पूछ रहा है, नेचर क्या है। अच्छा आप देखो, आपका जो v है, v कैसा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि, या यूँ देख लो, h डैश को देख लो, h डैश निगेटिव है। दो तरीके से देख लो, लेंस के लिए अगर v पॉजिटिव है तो इमेज रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। और यहाँ देखो h निगेटिव है तो ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली रियल भी होगी।